जरा सोचिए, एक ऐसी रेस जिसमें सब कुछ दांव पर लगा हो और फिनिश लाइन के ठीक बाद एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली हो। आज हम पेपाल की उसी अविश्वसनीय कहानी को समझेंगे कि कैसे उसने इतिहास के सबसे बड़े मार्केट क्रैश से ठीक पहले बिल्कुल आखिरी पलों में खुद को बचाया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2000 की शुरुआत में। ये .com बूम का जमाना था, एक ऐसा दौर जिसे बाद में इरैशनल एक्सुबरेंस कहा गया। मतलब एक ऐसा जोश जिसका कोई सिर पैर नहीं था। इंटरनेट से जुड़ी हर कंपनी के शेयर आसमान छू रहे थे, स्टॉक मार्केट रोज नए रिकॉर्ड बना रहा था और माहौल कुछ ऐसा था मानो ये पार्टी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। सिलिकॉन वैली में तो जैसे सोने की कहान मिल गई हो। हर तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था और हर दूसरा इंसान रातों रात दुनिया बदलने और अरबपति बनने के सपने देख रहा था। ये एक ऐसा पागलपन था जहां लॉजिक की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, बस उम्मीद और जोश हवा में था। और इसी पागलपन के बीच एक कंपनी थी, पेपैल, और उसका सपना तो बाकियों से कहीं ज्यादा बड़ा था। अरे उनका लक्ष्य कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट बनाना नहीं था, नहीं, उनका मकसद तो सीधा सीधा अमेरिकी डॉलर को टक्कर देना था। वो इंटरनेट के लिए एक बिल्कुल नई डिजिटल करेंसी बनाना चाहते थे। अब देखिए, पेपाल का ये बड़ा आइडिया तभी काम करता जब इसे करोड़ों लोग इस्तेमाल करते। एक नेटवर्क बनाना जरूरी था, लेकिन पुराने तरीके जैसे टीवी या अखबार में ऐड देना ये तो बहुत धीमे और महंगे थे। उन्हें कुछ अलग, कुछ तूफानी करना था, और वो भी बहुत तेजी से। तो पेपाल ने जो किया वो सुनने में ही एकदम क्रेजी लगता है। हर नए ग्राहक को जुड़ने के लिए $10, और इतना ही नहीं, वो जिस भी दोस्त को लाते उसके लिए $10 और। इस स्ट्रैटेजी ने तो आग लगा दी। यूजर्स की संख्या रॉकेट की तरह बढ़ने लगी, लेकिन इस सब की एक बहुत बड़ी कीमत थी। और यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। हर नया ग्राहक कंपनी का घाटा बढ़ा रहा था। वो हर महीने लाखों डॉलर कैश जला रहे थे, और कंपनी के लीडर्स ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मार्केट का ये गुब्बारा ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। घड़ी टिक टिक कर रही थी और समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। पेपाल की टीम को साफ साफ दिख रहा था कि पार्टी अब खत्म होने वाली थी। अगर उन्हें आने वाले इस तूफान से बचना था तो उन्हें फौरन बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए थी, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि पूरे $100 मिलियन की जरूरत थी। ये समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ थी जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए कि सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी हुआ। 16 फरवरी को वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल छपता है जिसमें पेपैल की वैल्यू $500 मिलियन बताई जाती है। इस एक आर्टिकल ने मानो आग में घी का काम किया और निवेशकों में हलचल मचा दी। मार्च के शुरू होते ही फंडिंग के लिए भागदौड़ तेज हो गई, और ठीक इसी वक्त नैस्डैक भी अपनी सबसे ऊंची उड़ान भर रहा था। और नतीजा, वो ये रेस जीत गए। मार्च 2000 में .com बबल के फटने से बस कुछ ही दिन पहले पेपाल ने पूरे $100 मिलियन की फंडिंग जुटा ली। ये वो पैसा था जो तय करने वाला था कि पेपाल बचेगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब उस दौर का पागलपन किस हद तक था, इसका अंदाजा एक किस्से से लगाइए। साउथ कोरिया की एक फर्म ने बिना कोई डील साइन किए, बिना किसी कागजी कार्रवाई के सीधे पेपाल के अकाउंट में $5 मिलियन वायर कर दिए। जब पेपाल के सीएफओ ने पैसे लौटाने की बात की तो उस फर्म ने यह तक नहीं बताया कि पैसे वापस कहां भेजने हैं। सोचिए जरा। और अब कहानी अपने सबसे बड़े, सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। एक तरफ पेपाल की जीत का जश्न था तो दूसरी तरफ पूरे स्टॉक मार्केट की तबाही दस्तक दे रही थी। ये नंबर याद रखिए, 5048। मार्च 2000 के बीच में नैस्डैक इंडेक्स इसी शिखर पे पहुंचा था। ये .com युग की सबसे ऊंची चोटी थी, और जैसा कि हम जानते हैं, चोटी पर पहुंचने के बाद रास्ता सिर्फ नीचे की तरफ ही जाता है। जिस पल पेपैल का सौदा पक्का हुआ और पैसा उनके बैंक अकाउंट में आया, ठीक उसी के बाद मार्केट क्रैश हो गया। हजारों कंपनियां जो कल तक अरबों की थीं, रातों रात मिट्टी में मिल गईं। लेकिन पेपैल के पास अब वो ऑक्सीजन सिलेंडर था जिसकी मदद से वो इस तबाही के समंदर में भी सांस ले सकते थे। तो इस तरह किस्मत और सही टाइमिंग के एक कमाल के खेल ने पेपाल को बचा लिया, और सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को एक एक कर खत्म होते देखने का मौका भी दिया। लेकिन इस कहानी से सिर्फ पेपाल नहीं बचा, बल्कि बिजनेस की दुनिया को कुछ बहुत बड़े सबक भी मिले। और यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्रैश के बाद ज्यादातर लोगों ने यही सीखा कि भाई धीरे चलो, कम खर्च करो और अपने कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा बेहतर बनाओ। लेकिन पेपैल के कोफाउंडर पीटर थियल का सोचना एकदम उल्टा था। वो कहते थे कि असली सबक ये हैं, छोटे मोटे सुधार नहीं, कुछ बड़ा और साहसी करो। बिना प्लान के रहने से अच्छा एक बुरा प्लान हो। कंपटीशन वाले बाजार से बचो
और हाँ, सेल्स भी उतनी ही जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बिजनेस की दुनिया के सारे नियम कायदे सिर्फ पिछली गलतियों से डरकर बनाए गए हैं? क्या हम सिर्फ अतीत को देखकर भविष्य के फैसले ले रहे हैं? शायद असली बहादुरी भीड़ के खिलाफ जाने में नहीं, बल्कि भीड़ से दूर खुद अपने लिए सोचने में है।